ऑटो। गुड इवनिंग दोस्तों, बुद्धायम कॉम्पिटिटिव सेंटर में आपका स्वागत है। और एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण का क्लास लेकर। समय हो चला है शाम के 7। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन हिंदी से आगे के बारे में। और अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है हिंदी का इतिहास, हिंदी भाषा मुख्य तथ्य। तो जानते हैं मध्यकालीन हिंदी के बारे में। स्टडी मटेरियल पर फैक्ट नहीं डाल पाया था, लेकिन कल सुबह तक जितना भी पढ़ाई होगा मुख्य तथ्य हिंदी का मैं स्टडी मटेरियल पे डाल दूंगा। और इंग्लिश ग्रामर का भी फैक्ट सुबह तक डाला जाएगा। तो चलें देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन हिंदी की तरफ। मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया तथा उसकी प्रमुख बोलियां विकसित हो गई। इस काल में भाषा के 3 रूप निखर कर सामने आए। पहला था ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली। ब्रज भाषा और अवधी का अत्यधिक साहित्यिक विकास हुआ तथा तत्कालीन ब्रज भाषा साहित्य को कुछ देशी राज्यों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ। इनके अतिरिक्त मध्यकाल में खड़ी बोली के मिश्रित रूप का साहित्य में प्रयोग होता रहा। इसी खड़ी बोली का 14वीं सदी में दक्षिण में प्रवेश हुआ, अतः वहाँ इसका साहित्य में अधिक प्रयोग हुआ। 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुसलमान शासकों का संरक्षण मिला तथा इसके विकास को नई दिशा मिली। प्रमुख रचनाकार जानेंगे ब्रज भाषा के। तो चलते हैं ब्रज भाषा की तरफ। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में ब्रज भाषा का चरम विकास किया। पुष्टि मार्ग यानी शुद्धाद्वैत संप्रदाय के सूरदास ने सूरसागर की रचना की। नंददास निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश को श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार के नाम से जाना जाता है। एवं संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में रसखान, मीराबाई आदि प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा के साहित्यिक विकास में अमूल्य योगदान दिया है। इनके सर्वप्रमुख स्थान है सूरदास, जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल में अनेक आचार्यों एवं कवियों ने ब्रज भाषा में लाक्षणिक एवं रीति ग्रंथ लिखकर ब्रज भाषा के साहित्य को समृद्ध किया। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, मतीराम, बिहारी, देव, पद्माकर, भिखारीदास, सेनापति, मतीराम आदि तथा रीतिमुख कवियों में घनानंद, आलमबोधा आदि प्रमुख हैं। ब्रजबुल्ली बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित भाषा का नाम है। अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी प्रेम मार्गी कवियों का है। अवधी भाषा के बारे में देखेंगे। इसमें कुतुबन ने नाम है जो किताब लिखे हैं। कुतुबन कौन सा किताब लिखे हैं? मृगावती।
मिर्गावती। जायसी ने लिखे हैं पद्मावत। मंझन लिखे हैं मधुमालती। मंझन लिखे हैं मधुमालती। आलम लिखे हैं मधवानल कामकंदला। मधवानल कामकंदला। उस्मान लिखे हैं चित्रावली। चित्रावली। नूर मोहम्मद लिखे हैं इंद्रावती। कासिम शाह लिखे हैं हंस जवाहरी। शेख निसार लिखे हैं यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा। आलिम शाह लिखे हैं प्रेम चिंगारी। प्रेम चिंगारी। नीतू कुमारी। बड़ा बड़ा लिखिए। ठीक है, मैं थोड़ा और बड़ा लिख दूंगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ये अवधी भाषा के लेखक हैं और ये इनकी रचना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न आता है कि मिर्गावती किन की रचना है, तो बोलना पड़ता है कुतवन। पद्मावत किन की रचना है, तो जायसी का। मधुमालती किन की रचना है, तो मंझन का। मधवानल कामकंदला किसका है, तो आलम का। चित्रावली है उस्मान का। इंद्रावती नूर मोहम्मद का। हंस जवाहरी शेख निसार का। हंस जवाहरी कासिम शाह का है, सॉरी। यूसुफ जुलेखा शेख निसार का। और प्रेम चिंगारी आलिम शाह का। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो आलिम शाह प्रेम चिंगारी आदि सूफी कवियों ने अवधी को साहित्यिक गरिमा प्रदान कर
इनमें सरप्रमुख जायसी थे। अवधी को राम भक्त कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। विशेषकर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। याद रखेंगे, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। बैसबाड़ी अवधि में कर रामचरितमानस की रचना बैसबाड़ी अवधि में कर अवधी भाषा को जिस साहित्यिक ऊंचाई पर पहुंचाया वह अतुलनीय है। मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष दो कवियों में मिलता है, एक जायसी और दूसरा तुलसीदास। जायसी को यहाँ जहाँ अवधि का ठेठ ग्रामीण रूप मिलता है, वहाँ तुलसी के यहाँ अवधि का तत्सम मुखी रूपी गोहारी या गोयारी बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचलित अवधी भाषा का नाम है। अब आगे चलेंगे, खड़ी बोली की तरफ बढ़ेंगे। मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र उत्तर से बदलकर दक्कन में हो गया। इस प्रकार मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप हो गए, उत्तरी हिंदी व दक्कनी हिंदी। खड़ी बोली का मध्यकालीन रूप कबीर, नानक, दादू, मलुकदास, रज्जब आदि संतों, गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा, रहीम के मदनाष्टक, आलम के सुदामा चरित, जटमल की गोरा बादल की कथा, वली, सौदा, इंसा, नजीर आदि दक्कनी एवं उर्दू के कवियों का कुतुब सत 17वीं सदी, भोगलू पुराण 18वीं सदी, संत प्राणनाथ के कुजलम स्वरूप आदि में मिलता है। तो खड़ी बोली के जो रचना हुए हैं इनको आप नोट कर लेंगे। मैं एक बार फिर से इसे लिखा देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। खड़ी बोली पहले हैं गंग, ये रचनाकार हैं, इनकी रचना है चंद छंद। चंद छंद। दूसरे रचनाकार हैं रहीम, इनकी रचना है मदनाष्टक। आलम जो रचनाकार हैं, आलम, इन्होंने लिखे हैं सुदामा चरित। जटमल लिखे हैं गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा वली, सौदा, इंसा, नजीर आदि दक्कनी एवं उर्दू कवियों ने कुतुब सम्मत 17वीं सदी में, भोगलू पुराण 18वीं सदी में, कुतुब समत कुतुब सतम इन्होंने रचना की है भोगलू पुराण।
ये रचना किए हैं 17वीं सदी में। संत प्राणनाथ ने संत प्राणनाथ कुजलम स्वरूप की रचना की है। कुलजम स्वरूप इनकी रचना 18वीं सदी में हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक कालीन हिंदी। हिंदी के आधुनिक कालीन काल तक आते आते ब्रज भाषा जनभाषा से काफ़ी दूर हट चुकी थी और अवधि ने तो बहुत पहले ही साहित्य से मुंह मोड़ लिया था। 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजी सत्ता का महत्तम विस्तार भारत में हो चुका था। इस राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव मध्य देश की भाषा हिंदी पर भी पड़ा। नवीन राजनीतिक परिस्थितियों ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्रदान किया। जब ब्रज भाषा और अवधी का साहित्यिक रूप जनभाषा से दूर हो गया, तब उनका स्थान खड़ी बोली धीरे धीरे लेने लगी। अंग्रेजी सरकार ने भी इसका प्रयोग आरंभ कर दिया। हिंदी के आधुनिक काल में प्रारंभ में एक ओर उर्दू का प्रचार होने और दूसरी ओर काव्य की भाषा ब्रजभाषा होने के कारण खड़ी बोली को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। 19वीं सदी तक कविता की भाषा ब्रजभाषा और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही। 20वीं सदी के आते आते खड़ी बोली गद्य पद दोनों की साहित्यिक भाषा बन गई। इस युग में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों ने बड़ी सहायता की। फलतः खड़ी बोली साहित्य की सर्वप्रमुख भाषा बन गई। खड़ी बोली से ही भारतेंदु पूर्व युग। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के दो रचनाकार हैं, सदा सुखलाल नियाज, जिन्होंने सुख सागर व इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी तथा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के दो भाषा मुंशियों लल्लू लालजी ने प्रेम सागर व सदल मिश्र ने नसीकेतोप ख्यान के नाम से उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु पूर्व युग में मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। इस युग को दो प्रसिद्ध लेखकों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद व राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के स्वरूप निर्धारण के प्रश्न पर दो सीमांतों का अनुगमन किया। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गंवारूपन दूर कर उसे उर्दू ए मुअल्ला बना दिया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखेंगे, भारतेंदु पूर्व युग के साहित्यकार के नाम हम लिखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कुछ रचनाकार का नाम मैं लिख देता हूं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु पूर्व युग पहले रचनाकार का नाम है सदा सुखलाल नियाज। सदा सुखलाल जिनको नियाज जी के नाम से भी जाना जाता है।
इन्होंने रचना की सुख सागर का। सुख सागर। दूसरा है इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां, इन्होंने रचना की रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर का निर्माण किया। लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। सदल मिश्र ने नचिकेतोपाख्यान लिखे। सदल मिश्र। नचिकेतोपाख्यान। राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारतेंदु युग पूर्व में हिंदी का बहुत प्रचलन किया। तो ये मैंने भारतेंदु युग के पूर्व के रचनाकार जो हैं उनकी रचना और उनका नाम लिख लिए हैं। इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आते हैं भारतेंदु युग पे। भारतेंदु युग का शुरुआत 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के बीच हुआ। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतेंदु युग कब से कब तक चला। वन लाइनर क्वेश्चन में आप लोग लिख लेंगे भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु युग के बारे में जानते हैं। इन दोनों के बीच सर्वमान्य हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा कर गद्य साहित्य की विविध विद्याओं का ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में हुआ। हिंदी सही मायने में भारतेंदु के काल में नई चाल में ढली और उनके समय में ही हिंदी के गद्य के बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। उन्होंने न केवल स्वयं रचना की बल्कि अपना एक लेखक मंडल भी तैयार किया जिसे भारतेंदु मंडल कहा गया। भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम रूप में अपनाकर युगानुरूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया। लेकिन पद्य रचना के मामले में ब्रज भाषा या खड़ी बोली को अपनाने के प्रश्न पर विवाद बना रहा, जिसका अंत द्विवेदी युग में जाकर हुआ। तो द्विवेदी युग के बारे में अब पढ़ेंगे। और द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक चला। तो वन लाइनर क्वेश्चन में लिखेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग ये 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक चला। इनके बारे में जानते हैं। खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के सौभाग्य से 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
सरस्वती पत्रिका के संपादक का भार संभाला। क्वेश्चन आता है सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे, तो याद रखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वे सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग के हिमायती थे। वे लेखकों की बर्तनी अथवा व्याकरण संबंधी त्रुटियों का संशोधन स्वयं करते चलते थे। उन्होंने हिंदी के परिष्कार का बीड़ा उठाया और उसे बखूबी अंजाम दिया। गद्य तो भारतेंदु युग से ही सफलतापूर्वक खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। अब पद की व्यवहारिक भाषा भी एकमात्र खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लगी। इस प्रकार, यहाँ इंटरेस्टेड पॉइंट है, इस प्रकार ब्रज भाषा जिसके साथ भाषा शब्द जुड़ा है अपने क्षेत्र में सीमित हो गई। द्विवेदी युग आते आते ब्रज भाषा का प्रचलन कम हो गया और जिस क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई वहीं सीमित रह गया। तो हुआ यह कि जिस भाषा के आगे, यानी कि ब्रज भाषा जिसके आगे भाषा लगी थी, अब वो बोली बन गई। और दूसरा चीज़ ये हुआ, खड़ी बोली जिसके अंत में बोली लगी थी वह भाषा बन गई। यानी कि ब्रज भाषा बोली बन गई और खड़ी बोली भाषा बन गई। और इसका सही नाम हिंदी हो गया। यानी इसी के समय हिंदी का शुरुआत माना जाता है। खड़ी बोली के शुरुआत का मतलब हिंदी का शुरुआत। अब खड़ी बोली दिल्ली के आसपास जनपदीय बोली नहीं रह गई, यानी कि बोली का विस्तार हुआ और ये भाषा में चेंज हो गया। वह समस्त उत्तरी भारत के साहित्यिक का माध्यम बन गई। द्विवेदी युग में साहित्य रचना की विविध विधाएं विकसित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि के अवदान विशेषता उल्लेखनीय हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छायावाद युग। छायावाद युग के बारे में जानते हैं कब से कब तक चला। बढ़ते हैं छायावाद युग के तरफ। इसका कार्यकाल रहा 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक। एवं इसके बाद साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के विकास में छायावाद युग का योगदान महत्वपूर्ण रहा। तो छायावाद के प्रमुख काव्यकार थे जिनका नाम है प्रसाद जी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंद पंत, महावीर निराला, जिनको निराला के नाम से जाना जाता है, और हैं महादेवी वर्मा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है छायावादी युग के लेखक का नाम बताइए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का नाम छायावाद युग में अग्रगण्य है। और इसके अलावा राम कुमार वर्मा जी ने भी छायावाद युग में अपना सहयोग दिए हैं। इनकी रचनाओं को देखते हुए यह कोई नहीं कह सकता कि खड़ी बोली सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने में ब्रज भाषा से कम समर्थ है। हिंदी में अनेक भाषाई गुणों का समावेश हुआ। अभिव्यंजना की विविधता, बिंबों की लक्षणिकता, रसात्मक लालित्य छायावाद युग की भाषा की अन्यतम विशेषताएं हैं। हिंदी काव्य में छायावाद युग के बाद प्रगतिवाद युग का शुरुआत हुआ और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद युग शुरू हुआ। तो प्रगतिवाद युग 1936 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी तक है और प्रयोगवाद युग 1943 से है। इस दौर में खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में
उत्तरोत्तर विकास होता गया। पद के ही नहीं, गद्य के संदर्भ में भी छायावाद युग साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था। कथा साहित्य यानी कि उपन्यास व कहानी में प्रेमचंद्र, नाटक में जयशंकर प्रसाद, आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भाषा शैलियाँ और मर्यादाएं स्थापित की, उनका अनुसरण आज भी किया जा रहा है। गद्य साहित्य के क्षेत्र में इनके महत्व की अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गद्य साहित्य के विभिन्न विद्याओं के इतिहास में कालों का नामकरण इनके नाम को केंद्र में रखकर किया गया है। जैसे उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंदोत्तर युग, नाटक के इतिहास में प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, आलोचना के इतिहास में शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग आदि। अब हम लोग जानेंगे हिंदी के विभिन्न नाम या रूप। हिंदवी, हिंदुई, जवान हिंदी और देहलवी, ये हिंदी के विभिन्न नाम या रूप हैं। इसको लिख लेंगे, इसी के बारे में अब चलेंगे हम लोग। हिंदी के विभिन्न नाम या रूप। तो इनके नाम और रूप हैं हिंदवी, हिंदुई, जवान हिंदी, और एक और आता है देहलवी। मध्यकाल में मध्य देश के हिंदुओं की भाषा, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव है, सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने 1253 से लेकर 1325 के मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी, हिंदी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने देसी भाषा हिंदवी, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक फारसी हिंदी कोश खलिक बारी की रचना की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, खलिक बारी या खलिक बारी हिंदी कोश की रचना किसने की? तो ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो ने इसकी रचना की है। इसको लिख लेंगे, खलिक बारी की रचना। खलिक बारी की रचना किसने की? रचनाकार हैं अमीर खुसरो। भाषा और शाखा के बारे में जानेंगे। विद्यापति, कबीर, तुलसी, केशवदास आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया है। 19वीं सदी शब्द का प्रयोग होता रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी अध्यापकों को भाषा मुंशी के नाम से अभिहित करना इस बात का सूचक है। तीसरा देखेंगे रेखता। मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा, जैसे मीर गालिब की रचना इत्यादि। चौथा नंबर देखेंगे दक्कनी या दखनी। मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी में गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दक्कनी हिंदी के रचनाकार
को ही है। दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी 1967 से 1707 को है। वह मुगल शासनकाल में दिल्ली पहुंचा और उत्तरी भारत में दक्कनी हिंदी को लोकप्रिय बनाया। अब चलते हैं नंबर 5 पे, और ये है खड़ी बोली। खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक है हिंदी, शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी और आर्य भाषा। नागरी लिपि में लिखित संस्कृत, बहुल खड़ी बोली जैसे जयशंकर प्रसाद की रचना इसी भाषा शैली में हुआ है। नेक्स्ट है उर्दू, जवान उर्दू, जवान उर्दू मुअल्ला, फारसी लिपि में लिखित अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली जैसे मंटू के रचनाएं, मंटू जी ने इसी भाषा में अपनी रचना की है। और तीसरा है हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप आम जन द्वारा प्रयुक्त जैसे प्रेमचंद्र की रचनाएं। 13वीं सदी से 18वीं सदी तक हिंदी उर्दू में कोई मौलिक भेद नहीं था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के विभिन्न अर्थ। तो इसके पहले हम लोग खड़ी बोली के बारे में जो उक्त बातें लिखी थी इम्पोर्टेंट हैं, इनको नोट करेंगे। हेडिंग देंगे खड़ी बोली। खड़ी बोली की 3 शैलियां हैं। तीन शैलियां है, स्टार मार्क देकर लिखेंगे। हिंदी, शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, इसके अलावा नागरी हिंदी, आर्य भाषा, नागरी लिपि में लिखित, संस्कृत बहुल खड़ी बोली, इसमें रचनाएं के हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरा पॉइंट देखेंगे उर्दू, जवान ए उर्दू,
जवान उर्दू मुअल्ला जवान ए उर्दू मुअल्ला ये फारसी लिपि में लिखित अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली है। इस बोली में रचनाएं ज़्यादातर मंटो ने की हैं। और एक और लास्ट है हिंदुस्तानी शैली, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। हिंदुस्तानी इसके अंतर्गत आता है हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप। हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप व आमजन की रचनाएं। इस रूप में रचना की है इस भाषा में हमारे कथा सम्राट प्रेमचंद जी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिंदी के विभिन्न अर्थ। भाषा शास्त्रीय अर्थ, नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली, संवैधानिक कानूनी अर्थ, संविधान के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा या अधिकृत भाषा तथा अनेक राज्यों की राजभाषा है। तीसरा है सामान्य अर्थ, समस्त हिंदी भाषी क्षेत्र की परिनिष्ठित भाषा अर्थात शासन, शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि की भाषा। और चौथा है व्यापक अर्थ, आधुनिक युग में हिंदी को केवल खड़ी बोली में ही सीमित नहीं किया जा सकता। हिंदी की सभी उपभाषाएं और बोलियां हिंदी के व्यापक अर्थ में आ जाती हैं। तो आज लगता है अच्छा टाइम हो गया है और अगले दिन क्लास लेंगे और उस टाइम स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। कल हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास और इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। 1-2 दिन अभी और लगेगा इसमें और उसके बाद हिंदी का साहित्य खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वर्णमाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग इतना टाइम तक क्लास में बने रहें। कुछ देर के बाद अगला क्लास शुरू होगा, आप लोग जानते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर। तो देखना ना भूलें और बुधायम कम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।